हम चर्चा भी करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मोहम्मद अली शाह जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब UNRWA की फंडिंग रोक दी है तमाम मुल्कों ने, इससे किस तरह से देखा रहे हैं आप? इससे कितना नुकसान यहाँ फिलिस्तीनियों को हो सकता है? क्योंकि UNRWA की तरफ से ही तमाम इमदाद उनके पास पहुंचाई जाती थी, अगर वो वहां नहीं पहुंचेगी तो ऐसे में उनकी जो हालत है वो और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। जी जाहिरा जी, बिल्कुल सही बात है कि इसमें हालत और बदतर होने वाली है फिलिस्तीन में जो गजा पट्टी में लोग हैं, क्योंकि इन पे इल्जाम लगे हैं कि UNRWA जो कि रिलीफ एंड मेडिकल एजेंसीज जो हैं वो फंडिंग कर रही थी, और उसकी ही फंडिंग के पैसे जमा करके फिर 7 अक्टूबर को जो हमस ने जो अटैक किया है, ऐसे इल्जाम लगे हैं। अब न्यूजीलैंड आई है पीछे हटने के लिए, हमको फंडिंग रोकनी है। और आपने सही, अगर ऐसी फंडिंग नहीं चले तो फरवरी तक की, इसमें ये सिंपल सी बात है। देखिए, फंडिंग की जरूरत तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, किसी टीवी चैनल को हो, कोई कंपनी को हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन को। बिना फंडिंग के क्या कर पाएंगे, बिना पैसे के क्या कर पाएंगे जी। अगर मेरे को आदमी अगर चाय पीने भी जाना है तो मेरे को चाय पीने के, तो मैं इसलिए सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि सब समझ लें। देखिए, तो अगर फंडिंग नहीं आती है तो ये रुक जाएंगे, और अगर जब ये ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीफ और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी वही रुक जाएगी तो फिर लोग भूखे मरेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मगर एक तरीके से ये भी है, दूसरी तरीके से पूरा हक बनता है किसी भी राष्ट्र को या किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन को बोले हमें फंडिंग नहीं देनी है। अरे आपके पास अगर चंदा मांगने आए, आपको भी हक बनता है बोले हमें चंदा नहीं देना है या हमें चंदा देना है। इसलिए मैं ये सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो ये अगर एजेंसी पीछे हटती है फंडिंग नहीं देने के, तो एक तरीके से ये भी गलत नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे हम इन पे किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं फंडिंग देने का। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से लोग फंडिंग देते हैं, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रहे कि अगर फंडिंग दे रहे हैं तो वो फंडिंग किसी गलत हाथों में ना जाए, अच्छे से। जैसे कि फर्ज करिए, एक मैं एग्जांपल देके मैं समझूंगा, यहाँ पे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और आपको बोला कि आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए, लोग मर रहे हैं वहां पे, आप फंडिंग तो दे रहे हो, और अगर वही फंडिंग जो आप दे रहे हो जमा होके जो विक्टिम्स हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बीच पे गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो आप कल को बोलोगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो इंक्वायरी का विषय है, वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं तो आपको भी हक बनेगा पूरा, भला ही आप विक्टिम्स को फंडिंग चंदा दो कि नहीं दो। बस ठीक उसी तरीके से मैं ऐसे देख रहा हूं कि अगर जो देश पीछे हट रहे हैं, इनको मजबूरी से, तो आप इनसे बोल सकते हैं आप फंडिंग दीजिए, वो तो अपनी खुशी से जिसको देनी होगी वो देगा। हाँ, मगर ये बात तय है कि अगर ये सब रास्ते पीछे हट जाते हैं फंडिंग के लिए, तो RWA का जो मेन मुद्दा है वो नहीं होएगा, और वो मेन मुद्दा रिलीफ और मेडिकल एसोसिएशन होएगी। तो जी हाँ, तो लोग इस सफर बहुत ज्यादा करेंगे, और वैसे ही इंसानियत का खात्मा तो हो ही रहा है वैसे भी। जी बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह जी, देखिए अभी जांच अभी हुई नहीं है, और अगर कुछ लोगों ने मदद करी भी है 7 अक्टूबर के हमले में और इस वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है, तो ऐसे में आप किस तरह से इसे क्या सही मानते हैं, ये जो फंडिंग यहाँ पर रोकी गई है? क्योंकि ऐसे में उन लोगों की क्या गलती जिनको ये मदद पहुंचा रहे थे? जी, जैसे कि अभी ग्रुप कैप्टन दीपा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। वैसे देखिए, भाई फंडिंग देना नहीं देना तो अपनी खुशी से होता है कि अगर देना है। दुख की बात तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, क्योंकि दुख की बात इसलिए है क्योंकि इंसानियत का खात्मा वैसे ही हो रहा है, और इंसानियत का खात्मा और होएगा। अब लेकिन कहीं पे भी किसी को क्योंकि आप फंडिंग देते आए हैं इतिहास में, पैमाजी में, अभी भी दीजिए, किसी को इसमें तो हम रैंसम ठहरा नहीं सकते, वो तो अपनी मर्जी से होता है। मगर हाँ, दुख मेरे को भी है इस बात का कि अगर किसी ने गलती करी है, इंक्वायरी का विषय बिल्कुल है, किसी ने ऐसी गलती करी है, किसी ने फंड्स का दुरुपयोग किया है और बहुत ही दुरुपयोग किया है, तो वो भी, उस पे भी एक विषय पे बात होनी चाहिए। लेकिन अब और सोल्यूशन कुछ बचा ही नहीं है। क्या आगे पीछे कुआ, बेचारे जो सिविलियंस हैं, जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो सिविलियंस हैं गजा पट्टी में, जो फलस्तीनी हैं, उनकी गलती कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अब फंडिंग जो ऐसी चीज है जो अगर हम उनको उन पे दबाव डालें, ये फंडिंग तो देनी होगी। देखिए 1.9 मिलियन रेफ्यूजीज
वो उनकी हेल्थ सर्विसेज एक्सेस करते हैं। 438 के रेफ्यूजीज इनके वो इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट सीरिया को लेकर, सीरिया की बात कर रहा हूं मैं, जी ठीक है। और 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज जो गाजा के हैं वो फूड एक्सेस करते हैं, उनको फूड के तौर पे एड मिलती है। UNRWA जो है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज को इनकम्पस को प्राइमरी और वोकेशनल ट्रेनिंग भी इनको मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, प्राइमरी हेल्थ केयर भी मिलता है, रिलीफ सोशल वर्क सोशल सर्विसेज भी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप इंप्रूवमेंट, माइक्रो फाइनेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फिर हर सिचुएशन में आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट में भी इनको मिलता आया है। मगर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, वो बात और है कि अगर इनको फंडिंग नहीं मिले तो क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? अगर हमें तनख्वाह हमारी कट हो जाए, हमको पैसे नहीं मिले, एक दिन 2 दिन हम रह लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, आगे हम कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? तो बस वही हाल अभी मैं बोलूंगा बेचारे गाजा पट्टी में जो मासूम बच्चे, महिलाएं, खवातीन, जो बुजुर्ग हैं, सिविलियंस हैं, उनका हो रहा है। और इसका कोई हल मुझे दिखता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं बताऊं कि अभी इजराइल का इन्फ्लुएंस है, उन्होंने यूएन पे बोला है कि ये मिसयूज हो रहा है, तो फंडिंग को कट करिए। न्यूजीलैंड ने बोला ठीक है, हम भी एक और राष्ट्र हैं, और धीरे धीरे करके अगर सारे मुल्क हट गए फंडिंग में से तो कुछ बचेगा ही नहीं इनका। तो फिर अपार्ट फ्रॉम बम्बार्डमेंट जो हो रही है, लोग तो मर ही रहे हैं, भूखमरी से, बीमारियों से भी, और लोग वहां पे बेचारे खत्म का खात्मा मुझे दिख रहा है। फिर जो कि किसी तरीके से इंसानियत के तौर पे यूएन को ही और कोई दिमाग लगाना चाहिए और एक सोल्यूशन इसके बारे में जल्द से जल्द सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। एक सर फंडिंग रुक गई है तो UNRWA अब कैसे काम करेगा? की जांच होने तक ये फंडिंग रुकी रहेगी। अब इल्जामात की जांच कब तक होती है और कब तक जो भी तस्वीरें पूरी तरह साफ हो पाती है, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो माना जा सकता है अभी काफी वक्त तक ये फंडिंग रुकी रहेगी। जी ऐसा लग रहा है ऐसा, लेकिन मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ कि भाई इंक्वायरी जल्दी खत्म हो, ताकि फिर वो जो भी निर्णय लेना हो, आर या पार, फंडिंग आगे जानी है या रोकनी है, वो हो पाए। अब देखिए, अब 1949 में जब UNRWA की स्थापना हुई थी, जो कि UN जनरल असेंबली ने ही की थी, तो 1948 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इनको एड, इन्होंने यहूदियों की भी मदद करी है और अरब की भी मदद करी है, और खास तौर से जो अरब पैलेस्टीन रेफ्यूजीज थे 1952 के, जब तो वहां उस टाइम पे बहुत ये काम में आए थे, और ये सब्सिडरी बॉडी है UN जनरल असेंबली की। तो जबकि अम्मान, जो कि जॉर्डन है, वहां पे इनके हेडक्वार्टर है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये जॉर्डन अम्मान में हेडक्वार्टर है, तो फिर एक तरीके से लोग उसको उस नजरिए से देखेंगे कि हाँ, मगर वो मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते हैं ना, वो बट एड देते हैं, असिस्टेंस देते हैं इंसानियत को। तो जो भी सफर कर रहा है, चाहे यहूदी सफर कर रहा है, चाहे फिलिस्तीनी सफर कर रहा है, चाहे वो दिखेंगे नहीं। मगर यहाँ पे इस टाइम पे सब जानते हैं कि भाई जो गाजा पट्टी में लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, और UNRWA के जो एम्प्लॉय, जैसे कि ग्रुप कैप्टन दीपक साहब ने बताया कि 30,000 से ज्यादा होंगे बल्कि उनके एम्प्लॉयज इसने करी है। तो फिर ये इंक्वायरी का विषय और इंक्वायरी में ही निकल कर आएगा। और इसमें खास तौर से जो फिलिस्तीनी रेफ्यूजी हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर फिलिस्तीनी रेफ्यूजी को कुछ मदद मिल रही है कहीं से भी, तो इजराइल भी नहीं चाहेगा ये बात। इजराइल इसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, और इजराइल जो है वो खात्मा तो कर रहा है बमबारी से। वही वाली बात है, अगर इंक्वायरी तक फंडिंग रुक जाए तो बस मैं बोलूंगा तो फिर ये फरवरी काटना भी बड़ा मुश्किल होगा। उससे पहले ही बल्कि पूरी ये चोक हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी, और भी लोग हैं बहुत बदकिस्मती से और ज्यादा सफर करेंगे फिर। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, अब अगर UNRWA की फंडिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी यहाँ पर, तो किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी गाजा पट्टी में लोगों को, क्योंकि वहां पे हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। क्या कोई रास्ता बचता है उन तक मदद पहुंचाने का? और बहुत ही गंभीर बात आपने पूछी है। बिल्कुल, देखिए हल्का सा मैं माजी में भी ले आऊंगा कि देखिए, जब 1946-1948 का जो युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था यहूदी और अरब का, जो गाजा पट्टी फलस्तीन, तब देखिए वो अरब इजराइल वॉर जो हुई थी, तो 19 नवंबर 1949 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन था 2123। उसके मुताबिक जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको इमरजेंसी रिलीफ एड पहुंचाई जाएगी।
फिर तकरीबन एक महीने के अंदर एक और रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन 196, उसके मुताबिक कि इसमें और अमेंडमेंट्स आए। मगर जो ये जो सपोर्ट जो बना था, और ये जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवना साहब ने बताया कि ये चलता आया है, और मेनली 5 इलाके हैं जैसे कि जॉर्डन, लिबनन, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, मेनली ये 5 हैं, और ईस्ट जेरूसलम में भी। तो यहाँ पे क्योंकि जितने भी फलस्तीनी रेफ्यूजी थे उनको खास तौर से ये बहुत रेफ्यूजी बेघर हो गए थे, इनको एड बचाने के। अब अगर वही जो 1948 की बात करें, तब से लेके अब तक एड पहुंचाई जा रही थी, अब नहीं होगा तो बहुत ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं। मानवता सफर होगी, बेसिकली ह्यूमैनिटी सफर होगी। तो इसमें क्या है, इजराइल जो है वो, इजराइल को ये समझना पड़ेगा कि देखिए यूएन भी एक तरीके से पीस कीपर का काम करेगा, पहले भी करेगा, दोनों की करेगा वो। अगर मेच्योरिटी तरीके से यूएन भी क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए, बिना कॉपरेशन के बेचारा वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बिना कॉपरेशन के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब जब ये फंडिंग रुक जाएगी तो आप सोचिए क्या हाल होगा। अरे अगर किसी देश में गरीबी भी है और अगर गरीबों को खाना मिल रहा है, खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेगा इंसान। तो मतलब धीरे धीरे करके एक्सोडस होता रहेगा, धीरे धीरे करके एक जेनोसाइड का भी, एक जेनोसाइड का मतलब यही नहीं कि केवल बम से उड़ा दो। हिटलर ने जो यहूदियों पे जेनोसाइड की थी वो गैस चेंबरों में की थी, उनको तड़पा के मारा था, बदकिस्मती से, बहुत ही दुख होता है ये देख के। लेकिन आज वही लोग जो सफर कर रहे थे उनको भी एक तरीके से देखना चाहिए, इजराइल को भी, इंसानियत का खात्मा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसको यूएन को जल्दी से फटाफट कुछ ना कुछ इसके बारे में उपाय निकालना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा। जी जी, तो ऐसे में ये जो फैसला इन मुल्कों की तरफ से लिया गया है, क्या किसी इन्फ्लुएंस में लिया गया है या ये इनका अपना फैसला था, क्योंकि अमेरिका भी यहाँ इजराइल के साथ ही है, इसे किस तरह से समझें फिर? जी देखिए, वो जो 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनमें जो 12 जो एम्प्लॉयज इनके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं गवर्नमेंट के, उनको बर्खास्त भी कर दिया गया है। और जो इंक्वायरी, बाकी इंक्वायरी के बाद ही जो न्यूजीलैंड जो इस पे फंडिंग देगी कि नहीं देगी उनके सोशल सर्विसेज के लिए, तो इसमें ये है कि अगर ये फंडिंग नहीं आती तो बिल्कुल तो खात्मा तो होगा ही होगा। मगर इसमें यूएन के लिए भी एक बहुत बड़ा डेंट होगा कि भाई उनकी भी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी, आप कर क्या रहे हो, लोग पूछेंगे ना, और ये सवाल तो उठेंगे यूएन पे भी, आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर वो उनके पास खुद ही जब फंडिंग नहीं आ रही है तो वो कहां से एड दे पाएंगे। तो जितनी भी एजेंसीज हैं साथ में मिलकर इनको अपना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, एक दिमाग लगाना पड़ेगा। बल्कि यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1950 में इनकी स्थापना हुई थी। तो इन सबको मिलकर एक जल्दी से कोई एक उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। जी, तो मोहम्मद अली शाह जी, तो ऐसे में किसकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसे में क्या आगे स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए जो इन हालातों से यहाँ निपटा जा सके, महज इस वजह से कि अभी इंक्वायरी चल रही है उन लोगों पर जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे, फंडिंग को यहाँ रोक दिया गया है, लेकिन जो चीजें उनको मुहैया हो रही थी वो उन तक कैसे पहुंचेंगी, ये यहाँ बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या रास्ता यहाँ पर बचता है और किसकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इन तमाम चीजों को ठीक कर सके? जी देखिए, अगर गंभीर तरीके से देखें, भीषण तरीके से देखें तो हम खुद अपने लिए जिम्मेदार होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बेचारे कहाँ जाएंगे कहाँ, कैसे? तो यूएन का काम जो है, जो कि एक तरीके से मैं इनको कई लोग इनको बोलेंगे टूथलेस टाइगर्स, मतलब दांत है लेकिन वो दांत तो है देखने के लिए, पावर से उपयोग नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? तो इसमें तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन की होती है। और यूएन का भी फॉर्मेशन हुई थी बेसिकली ताकि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। अगर तीसरा विश्व युद्ध खुदा ना खासा भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर हो गया तो यूएन का भी ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो जाएगी बेसिकली। मगर यही तो, ऐसे ही तो बातें आगे बढ़ती हैं। बहुत लोग इसको लाइटली लेंगे कि आज की तारीख में तनाव बना हुआ है दुनिया भर में, चीन ताइवान में तनाव बना हुआ है, ईरान अमेरिका में तनाव बना हुआ है, गाजा इजराइल में तनाव बढ़ा हुआ है, आप देखिए ईरान पाकिस्तान में तनाव बढ़ा हुआ है, आप देखिए रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ा हुआ है। आप देखिए तनाव कहां पे नहीं है, और यही तनाव अगर इसको सारे को जोड़ दिया जाए तो ये बात कहनी गलत नहीं होगी। जब लोग पूछते हैं क्या ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, बहुत कहना पड़ता है कि नहीं जाएगा या जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूं अगर आग को उसी टाइम पे नहीं रोका जाए तो आग बहुत आगे, बहुत ही डेंजरस और जाके बढ़ सकती है और
जो लोग दूर से आग देखते हैं ना कि वहां पे आग जल रही है, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है, वही आग कल को आ सकती है आगे तक। तो इसमें जिम्मेदारी तो सबकी है, मैं ये कहूंगा, केवल यूएन की नहीं, उनको कॉपरेशन भी चाहिए हो। जी बिल्कुल, सबको साथ में लेकर चलना है, सबको मिलकर ही यहाँ पर काम करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लोगों को मदद पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है यहाँ, क्योंकि ऐसे में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे अगर उन लोगों तक मदद नहीं पहुंचेगी। तो मोहम्मद अली शाह जी, अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऐसे में क्या उनकी तरफ से कोई पहल हो सकती है यहाँ, आपको लगता है? क्योंकि लगातार वो लोग भी कह रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन क्या मदद पहुंचाने के लिए आगे आएंगे? जी ज़ाहिरा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब इजराइल ने तवातोड़ हमले शुरू करे थे गाजा पट्टी में और लोग वहां पे आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति हो गई थी, मर मिट रहे थे, तब कई मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा करी थी और कहा था कि भाई ये बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये कहते वक्त भी उन्होंने अपने बॉर्डर सारे बंद कर दिए थे। तो यानी कि ये लोग जो मर रहे थे गाजा पट्टी में, कहाँ जाए? ये मुस्लिम राष्ट्रों में जाएंगे, अपने पड़ोसी मुल्क में जाएंगे, लेकिन पड़ोसी ने ही अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो आप जाओगे कहां बेचारे? तो इस तरीके से, हालांकि अब ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी एक ही पेज पे नहीं है। अभी हाल ही में उनकी मिस्र में मीटिंग हुई थी, इनकी 2 फेज में मीटिंग हुई थी, मगर वो सब एक ही पेज में नहीं थे, तो एक ही फेज में इन्होंने किसी तरह वो निपटाया। अब वो सामने आ सकते हैं अगर इनमें एकता रहे, अगर ये बोले। लेकिन सब देखिए, मैं उनको भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सबको अपना अपना निजी इंटरेस्ट पहले देखना पड़ता है, अपना घर पहले देखना पड़ता है, तब जाके लोग अपना पड़ोसी की मदद करेंगे। मैं मान सकता हूँ, लेकिन इंसानियत भी एक चीज होती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पड़ोसी मर पिट रहा है, आप उसको अंदर ला सकते हैं, उसको मरहम पट्टी कर सकते हैं आप, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा आपको। अब मैं आपको वही चीज जो मैं आपको पहले की थी, उसको मैं आगे दोबारा मैं ले आता हूँ। यूएन रेफ्यूजी का डेफिनेशन प्रॉपर टाइम बना रखा है, ये कि देखिए, जब 1946 से 1948 में जो जंग हुई थी, तो देखिए 15 मई बल्कि 1 जून 1946 से लेके 15 मई 1948, इन दौरान जो लोग बेघर हुए थे, जिन लोगों का की लाइवलीहुड यानी कि रोजी रोटी का जरिया नहीं हुआ था, उस पे वो सफर हुआ था, उनको रेफ्यूजी का करार यूएन ने दिया था। ये इन्होंने डेफिनेशन क्लियरली डिमांड किया था। अब रेजोल्यूशन 2123 जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इन्होंने एक और इसी महीने में एक और रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, क्योंकि 194 रेजोल्यूशन 194 को कहलाते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर कमीशन फॉर पैलेस्टीन, यूएनसीसीपी कहलाती है वो। इसमें हुआ, लेकिन कोई बात सुलझी नहीं। 7 लाख के तकरीबन लोग बेघर डिस्प्लेस हुए थे। फिर यूएनसीसीपी ने बोला कि भाई हम फिर वो पैराग्राफ 11 जो मैं पढ़ा था, वो रेजोल्यूशन 194, उसके मुताबिक वो गए और उसके उन्हें बोला ठीक है, जितने भी रेफ्यूजीज हैं 8 दिसंबर 1949 जो कि जनरल असेंबली के ने जो अडॉप्ट किया था, यूएन जनरल असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था, वो 3024 था वो। उसके मुताबिक, मैं हल्का सा टेक्निकली रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बात हर कोई शायद कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएन ने कई सारे रेजोल्यूशंस पास करे, जिसको इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया, फिलिस्तीन ने भी एक्सेप्ट किया, अरब मुल्कों ने भी एक्सेप्ट किया। केवल 2 सोवियत ब्लॉक ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अब्सटेन किया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, उन्हें अब्सटेन किया ब्लॉक ने, और साउथ अफ्रीका ने उन्होंने एब्सटेन किया इस ब्लॉक की वजह से। कई कारण थे इसके पीछे। अब उसके बाद यूएन ने फिर उन्होंने सक्सीड किया, यूएनआरडब्ल्यूए ने सक्सीड किया, यूएनआरपीआर जिसके मैंने आपको बताया। तो मतलब यूएन की भी अन्य ब्रांचेस और बॉडी निकल कर आई, जो कि एक ने कहा ठीक है हम रिलीफ कर देंगे, एक ने कहा हम शांति बनाए रखेंगे, एक ने कहा तो कई लोग सोचते हैं कि यूएन का काम है केवल एक ही बॉडी है यूएन जो शांति तक। यूएन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक कोई मदद करती है, रिलीफ करती है, कोई ये करती है, इस तरीके से। लेकिन अब तक मैं देख रहा हूं कि ऑन ग्राउंड कुछ ऐसा हो नहीं पाया है। अब आप देखिए, वही रेजोल्यूशन की बात करें तो उसको और आगे बढ़ाते हुए रेजोल्यूशन 393(5) जो कि 2 दिसंबर 1950 में इतिहास में भी पढ़ा, तो भी आगे बढ़ाया, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। अब 26 जनवरी 1952, क्योंकि 26 जनवरी अभी गई है, आप देखिए, आप हिसाब लगा लें कितने साल हो गए, अलोकेट तो 4 गुना इनकी फंडिंग बढ़ाई गई 26 1952 में।
और फंडिंग बढ़ा के थोड़ी राहत तो आई, लेकिन और एजुकेशन पे भी ध्यान हुआ, हेल्थ केयर पे ध्यान हुआ, काफी इनके ऊपर ध्यान गया, लेकिन जी बात अब तक सामने आ नहीं पाई है, कोई हल निकल नहीं पाया है। तो इसमें मैं ये देख रहा हूं कि बस यहाँ पे लोग बेचारे होता रहेगा, इंसानियत का लोग मरते रहेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ऐसे में अहम कदम उठाने बहुत जरूरी हो जाते हैं।